वेलकम बैक टू लक्ष्य अकेडमी। माय नेम इज नितिन गुप्ता, पीजीटी मैथ्स। और अभी हम इसकी लाइंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। और पैरालाइंस के बीच में क्या डिस्टेंस होती है, इसकी लाइंस के बीच की क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, इन सबको हम डिस्कस कर चुके हैं पुरानी वीडियो में। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस, कि दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी, और करेंगी तो किस पॉइंट पर करेंगी। ठीक है ना। अगर सपोज करिए हमारे यहाँ पर ये दो लाइनें दे रखी हैं और ये कार्टेशियन फॉर्म में मैंने यहाँ पर दोनों लाइनों को लिख लिया है। एक लाइन की इक्वेशन है x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। और जो दूसरी लाइन है वो हमारे पास है x माइनस x2 अपॉन a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 अपॉन c2। अब हमें ये चेक करना कि ये दोनों लाइनें आपस में काट रही हैं नहीं काट रही हैं। यहाँ पर पहले भाई आपको इंटरसेक्टिंग करते हुए दिखा दिया, लेकिन अगर आपको इक्वेशन दे रखी होंगी लाइंस की, तो आप कैसे, हाउ विल यू चेक कि दीज लाइंस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर और नॉट, कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटेंगे नहीं काटेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर किसी भी एक लाइन को यहाँ पर लैम्डा के बराबर लेकर वहाँ से आप क्या करेंगे कि जनरल पॉइंट को लैम्डा के टर्म में निकाल देंगे। तो यहाँ पर अगर लैम्डा के टर्म में जनरल पॉइंट को निकालेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, आप देख सकते हैं यहाँ से a1 लैम्डा प्लस का x1। ओके, तो आप देख सकते हैं कि तीनों पार्ट जो है लैम्डा के इक्वल है यहाँ पर। तो अगर फर्स्ट वाले पार्ट को अगर हम लैम्डा के इक्वल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि a1 जो है लैम्डा के साथ जब मल्टीप्लाई में पहुंचेगा तो a1 लैम्डा हो जाएगा, और फिर बाद में माइनस का x1 जो है राइट साइड में जब ट्रांसपोज हो जाएगा तो प्लस का x1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा x आ गया हमारा। सिमिलरली आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो y की वैल्यू जो है आपकी हो जाएगी b1 लैम्डा प्लस का y1। सिमिलरली z की अगर बात करें तो z की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी c1 लैम्डा प्लस का z1। ठीक है, हमने भाई पहली लाइन से क्या निकाल लिया, एक जनरल पॉइंट निकाल लिया। इसी तरीके से आप दूसरी लाइन से भी क्या निकाल लेंगे, जनरल पॉइंट निकाल लेंगे। उस जनरल पॉइंट को लाने के लिए सबसे पहले आप जो आपको लाइन दे रखी है उसको आप म्यू के बराबर या किसी अदर कांस्टेंट के बराबर लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर x की बात करें तो x की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी a2 म्यू प्लस का x2। इसी तरीके से सिमिलरली y विल बी b2 म्यू प्लस y2, और z की बात करें तो z विल बी c2 म्यू प्लस z2। तो आपने यहाँ से भी जनरल पॉइंट निकाल लिया, यहाँ से भी जनरल पॉइंट निकाले, दोनों लाइनों का आपको जनरल पॉइंट निकाल लेना है। अब मान लेते हैं कि ये दोनों जनरल पॉइंट या जो भी पॉइंट हमने अभी निकाला है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर भाई ये दोनों अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों लाइनों के लिए, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों पॉइंट एक ही है। इट मींस दोनों के कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट शुड बी सेम। क्या होना चाहिए, सेम। फिर आप क्या करेंगे यहाँ पर कि इसके x की जो वैल्यू है वो इसके x की वैल्यू के बराबर कर देंगे। इसी तरीके से y वाली वैल्यू के बराबर कर देंगे, z वाली वैल्यू के बराबर कर देंगे। और इससे आपको क्या मिल जाएगी, 3 इक्वेशन मिल जाएगी। जब आपको ये तीनों इक्वेशन मिलेंगे तो किन्हीं दो इक्वेशन को आप सॉल्व करके वहां से लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर जो लैम्डा और म्यू की जो वैल्यू निकालेंगे वो तीसरी इक्वेशन में आप पुट कर देंगे। अगर वो तीसरी इक्वेशन अगर आपकी सेटिस्फाई हो जाती है तो समझ लीजिए कि इंटरसेक्शन देयर विल बी, वहां पर इंटरसेक्शन होगा। ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से ये चेक करना आ जाएगा कि इंटरसेक्शन किस तरीके से हमें चेक करना है कि वहां पर दो लाइनों के बीच में इंटरसेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो दोनों लाइनें यूज की जाती हैं लैम्डा और म्यू निकालने में, और जो हम वैल्यू निकालेंगे मतलब लैम्डा की और म्यू की, और वो तीसरी इक्वेशन को अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर पाते तो इसका मतलब इंटरसेक्शन वहां पर नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसी कंसेप्ट को आपको एक एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगा। ठीक है ना। चलिए मैं क्वेश्चन को यहाँ पर ले रहा हूँ कोई एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल अभी हमें यहाँ पर दिया गया है, ये कह रहा है क्वेश्चन में कि टू चेक इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइंस। हमें ये देखना है कि इन दो लाइनों के बीच में इंटरसेक्शन है या नहीं। ठीक है ना। तो अब जरा ये चेक करना है तो क्या करना है हमें, हम इसको चाहें तो पहले डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। मान लिया कि इंटरसेक्शन हो रहा है और पहली लाइन हमारे पास है x माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2 एंड z माइनस 5 अपॉन 7, एंड सेकंड लाइन इज x माइनस 3 अपॉन 1 is equal to y minus 2 upon 4 is equal to z minus 1 upon 5। अब हमें चेक करना है कि भाई इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाई दोनों का जनरल पॉइंट निकाल देना है। ठीक है, जनरल पॉइंट निकालने के लिए पूरी लाइन की इक्वेशन को क्या करेंगे, यहाँ पर लैम्डा के इक्वल ले लेंगे पहली वाली इक्वेशन को। ठीक है, और इसको हम v के बराबर ले लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से जो पहली वाली इक्वेशन से जो जनरल पॉइंट निकल के आएगा वो कितना आएगा, देखिए x की बात करें
क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरी इक्वेशन यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो एक एक पार्ट करके हम लैम्डा के इक्वल लेंगे। तो x की जो बात करें तो x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी हो जाएगी, देखिए 1 इधर मल्टीप्लिकेशन में पहुंचेगा लैम्डा के पास, तो कितना हो जाएगा लैम्डा -3 उधर पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा, ये फाइनली लैम्डा +3 हो जाएगा। ठीक है, y की बात करेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जरा देखें कितनी हो जाएगी 4 लैम्डा +2, कितनी हो जाएगी 4 लैम्डा +2। इसी तरीके से बात करें z की, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 लैम्डा +1। ठीक है, सिमिलरली अगर हम सेकंड लाइन के लिए जनरल पॉइंट निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, जरा देख लें। तो x की अगर बात करेंगे तो 3μ +2 हो जाएगी। इसी तरीके से y की बात करेंगे तो 2μ +1 हो जाएगा। z की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 7μ +5। भाई हम मान के चलते हैं कि भाई दोनों के बीच में इंटरसेक्शन हो रहा है। अगर इंटरसेक्शन हो रहा है इसका मतलब यहाँ पर कॉमन पॉइंट होगा, और वो कॉमन पॉइंट क्या है, ये जनरल पॉइंट दोनों जो है कॉमन पॉइंट है। अगर कॉमन पॉइंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ लिख देंगे फॉर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, दोनों से निकाले गए जनरल पॉइंट क्या होंगे, एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। और जब एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे इसका मतलब ये कंडीशन होती है कि भाई दोनों पॉइंट अगर सेम है इसका मतलब x के इक्वल होना चाहिए, y के इक्वल होना चाहिए, z के इक्वल होना चाहिए। ओके, तो देखिए अगर हम यहाँ पर कि x की वैल्यू हमारे पास आएगी लैम्डा +3 और वो किसके बराबर हम यूज कर लेंगे 3μ +2 के इक्वल। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं लैम्डा में एक इक्वेशन बन जाएगी। 3μ को अगर आप इधर शिफ्ट कर देंगे तो लैम्डा -3μ और 3 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 - 3, 2 - 3 को सिंपल करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एक इक्वेशन आपकी तैयार हो गई। कुल मिला के यहाँ पर कितनी इक्वेशन बनेगी, 3 बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट है, एक x है, एक y और एक z है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन तो तैयार हो गई है। अब दूसरी इक्वेशन तैयार करेंगे। दूसरी इक्वेशन किसको हम इक्वेट करके ले सकते हैं, y की इक्वेट करके कर सकते हैं। तो y की बात करें तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है देख सकते हैं 4 लैम्डा +2 और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है 2μ +1। ओके, अब आप देख सकते हैं 2μ को अगर हम इधर शिफ्ट कर दें तो 4 लैम्डा -2μ और +2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो -1। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर थर्ड इक्वेशन भी तैयार करनी है। वो कैसे करेंगे आप, z को इक्वेटिंग करके। ठीक है, z की बात करें तो z की यहाँ पर जो है वैल्यू कितनी है 5 लैम्डा +1 पहले वाले लाइन की जनरल पॉइंट के थ्रू, और दूसरी वाली लाइन की जनरल पॉइंट के थ्रू z की वैल्यू ये है। अब चूंकि पॉइंट चूंकि एक ही है तो दोनों के जनरल पॉइंट मान के चलेंगे कॉमन पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब कॉमन पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि दोनों के द्वारा निकाले गए करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो x और y को हमने बराबर करके वहां से दो इक्वेशन तो तैयार कर ली। अब हम तीसरी इक्वेशन भी तैयार करेंगे। तीसरी इक्वेशन कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देख सकते हैं आप 5 लैम्डा +1 देख सकते हैं आप यहाँ पर कि z की वैल्यू 5 लैम्डा +1 है और यहाँ पर z की वैल्यू जो है हमारी 7μ +5 है। ओके, अब आप यहाँ पर लैम्डा μ वाले जो टर्म है वो आप वन साइड कर लीजिए। तो 5 लैम्डा माइनस का 7μ और इधर हो जाएगा आपका 4। ये आपके पास हो गई थर्ड इक्वेशन। अब आपके पास जो तीन इक्वेशन मिली है, इन तीन इक्वेशन में से किन्हीं दो इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, एनी टू। ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट और सेकंड को ही सॉल्व करेंगे, आप फर्स्ट और थर्ड को भी सॉल्व कर दें, मतलब एनी टू इक्वेशन कैन बी सॉल्व। ठीक है ना, एंड आफ्टर दैट यू विल चेक द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन थर्ड इक्वेशन। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर किन्हीं दो इक्वेशन को आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे और फिर देखेंगे कि वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। जरा देखिए यहाँ पर आप कि पहली को और दूसरी मतलब फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को हम एक साथ लिख लेते हैं। तो नाउ फ्रॉम 1 and 2 देखिए पहले तो इसमें देख लीजिए, यहाँ पर हमें लैम्डा -3μ, यहाँ है 4 लैम्डा -2μ। अब इनको अगर इक्वेटिंग मेथड से अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो पहले तो यहाँ पर कोएफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे। यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना आ रहा है लैम्डा और यहाँ कोएफिशिएंट कितना आ रहा है 4 लैम्डा, तो दोनों को पहले सेम करना पड़ेगा। कैसे सेम करना पड़ेगा, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करा दें 4 से। क्यों करा देंगे 4 से, क्योंकि भाई 4 लैम्डा जब तक नहीं होगा और यहाँ पर भी 4 लैम्डा पहले से ही बना हुआ है, तभी जब 4 लैम्डा दोनों में हो जाएगा तो लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, इंटरसेक्ट मतलब जो है क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिल होने के बाद हमारे पास म्यू बचेगा और म्यू की वैल्यू इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा जरा देखिए, 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद 4 लैम्डा माइनस का 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 म्यू और इधर हो जाएगा माइनस का 4। और सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या 4 लैम्डा माइनस का 2 म्यू, इधर चल रहा है माइनस का 1। दोनों को जरा सॉल्व कर लेते हैं। भाई देखिए 4 लैम्डा यहाँ पर जो है सेम साइन में है, तो भाई हमें इन दोनों को अगर कैंसिल करना है तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्शन में आपको पता है कि साइन चेंज करना पड़ता है।
ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस, ये प्लस हो गया और ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। -12 म्यू ये है, 2 म्यू ये, कितना बचेगा माइनस का 10 म्यू, और इधर कितना बचेगा -4 और +1 कितना हो जाएगा माइनस का 3। तो इस तरीके से आप जब सिंपल करेंगे तो म्यू की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3/10। तो म्यू की वैल्यू तो आ गई भाई। अब हमें लैम्डा की वैल्यू और निकालनी है। अब लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालोगे, जो भी आपने यहाँ पर दो इक्वेशन यूज की हैं सॉल्व करने में, उनमें से फिर से किसी एक इक्वेशन का दोबारा से आप यूज करेंगे और म्यू की वैल्यू वहां पुट करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे अब आप यहाँ पर फ्रॉम लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर फ्रॉम 1 आपके पास क्या आया वहां, ये आई आपके पास 3 म्यू इक्वल टू, ठीक है, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब जरा देखिए लैम्डा तो ऐसी रहेगा, म्यू की वैल्यू लगा लीजिए कितनी है आपका 3/10, इधर कितना चल रहा है माइनस का, कितना आ जाएगा सिंपल करने के बाद ये आ जाएगा आपका लैम्डा माइनस का 9/10 इक्वल टू माइनस। तो लैम्डा की वैल्यू हो गई -1 + 9/10, 10 टेक एज एलसीएम, ठीक है, आफ्टर एलसीएम न्यूमरेटर विल बी -10 + 9 मींस माइनस का 1/10। तो ये लैम्डा की वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी लैम्डा की। तो लैम्डा भी आ गया और म्यू भी आ गया। अब हमें क्या देखना है कि वास्तव में इंटरसेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैंने भी क्या बताया था आपको कि अब हमें ये देखना है कि लैम्डा और म्यू से थर्ड इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो यहाँ पर समझ लीजिए इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, और अगर नहीं हो रही है तो इसका मतलब इंटरसेक्शन नहीं होगा। ठीक है, जरा देख लेते हैं हम भाई। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, जरा देखिए थर्ड इक्वेशन आपके पास ये है 5 लैम्डा माइनस 7 म्यू इक्वल टू 4, 5 लैम्डा माइनस 7 म्यू इक्वल टू 4, ये थर्ड इक्वेशन है आपके। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर लैम्डा के और म्यू की वैल्यू पुट करके देख लेंगे। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी जरा देखते हैं, लैम्डा की वैल्यू माइनस का 1/10 -7, म्यू की वैल्यू आपके पास है 3/10, इधर क्या चल रहा है 4, तो सिंपल करोगे तो ये 5 × 10 माइनस का 1/2 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 7 × 3 = 21/10, ठीक है, इक्वल टू 4। 20 यहाँ पर अगर बात करें एलसीएम की तो 2 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 × 5 = 10 और ये हो जाएगा आपका 21 चली रहा है तो ऊपर आएगा माइनस का 25/10, इधर हो गया 4, इसे कैंसिल करेंगे तो 4 तो आना नहीं है, ठीक, क्या डायरेक्ट कह सकते हैं हम कि ये चीज जो है इसके इक्वल नहीं है, इसका मतलब इंटरसेक्शन यहाँ पर नहीं है। इसका कारण ये हो सकता है तुम कह रहे हो कि सर ये इंटरसेक्शन क्यों नहीं हो रहा होगा, पैरेलल तो है नहीं है। आप देख सकते हो भाई ये क्या पैरेलल है लाइनें। देखो पैरेलल लाइनों के लिए हमने बताया था कि आप यहाँ पर देख लीजिए डायरेक्शन रेशियोस प्रोपोर्शनल है या नहीं है। जरा देखें यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो का कंपोनेंट 1 है, यहाँ पर 3 है तो कितना आएगा रेशियो 1/3। यहाँ की बात करेंगे 4 और 2 का रेशियो कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ रेशियो आया 1/3 और यहाँ पर कितना आया 2 आया, तो रेशियोस तो बराबर है नहीं। और जब रेशियोस प्रोपोर्शनल नहीं होगी तो लाइन पैरेलल तो होती नहीं है। अब तुमने कहा कि सर लाइन पैरेलल नहीं तो भाई इंटरसेक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब तुम कह रहे हो ऐसा कैसे हो गया कि लाइन भी पैरेलल है नहीं और इंटरसेक्ट भी कर नहीं रही। इसका मतलब फिर ये हुआ कि ये दोनों लाइनें क्या है, स्क्यू लाइंस है। इसका मतलब अलग अलग प्लेन्स में रही होंगी लाइनें। अगर ये लाइनें अलग अलग प्लेन्स में होंगी तो पैरेलल नहीं होने पर भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इसी तरीके की लाइनें रही होंगी है कि अलग अलग प्लेन में कि पैरेलल भी नहीं है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे, इसीलिए यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया।